किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है खेती पर संकट, आलू किसान ज्यादा परेशान, इनाम में मिलेंगे ट्रैक्टर, शुरू होगी ई ट्रेडिंग और किसानों को मिलेगा मुआवजा। और अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, मिट्टी एक जादुई पदार्थ है। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन ने चेतावनी दी है कि खेती लायक जमीन को देखते हुए दुनिया के पास अब 60 साल ही बचे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें हर साल लगभग 60 लाख हेक्टेयर नई खेती लायक जमीन चाहिए। इसके विपरीत हर साल लगभग 3 करोड़ एकड़ खेती लायक भूमि मिट्टी की सेहत बिगड़ने के कारण कम होती जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अन्न उत्पादन के साथ ही साथ मिट्टी की सेहत बनाए रखने के उपायों पर भी ध्यान दें। आलू किसानों को यह साल नुकसानदेह रहा। पिछले साल आलू के लाभकारी बाजार को देखते हुए किसानों ने अधिक मात्रा में आलू बोया। यह उत्पादन लगभग 145 लाख मीट्रिक टन तक जा सकता है। यह अधिक उत्पादन ही किसानों की परेशानी का सबब बन चुका है। मार्च के आखिरी में दोबारा हुई असामयिक बारिश ने किसानों की रही सही कमर तोड़ दी है। किसान परेशान था कि कहीं उसका आलू खेत में ही ना सड़ जाए। आलू खुदाई के बाद अब कोल्ड स्टोरेज में रखने की परेशानी। सभी कोल्ड स्टोरेज में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मंडी परिषद को अलग अलग योजनाओं को पूरा करने के लिए 1087 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी है। इन रुपयों से मंडी परिषद जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, किसान बाजार और ग्रामीण सड़कों के मरम्मत के काम कराएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कृषि निर्यात में बेहतर काम करने वाले किसानों को छमाही बम्पर ड्रॉ के जरिए 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और सोलर पावर पैक देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई एक बैठक में किसानों की खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आदि को 30 जून 2020 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी। निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश की मंडी समितियां ई ट्रेडिंग और ई ऑक्शन से आच्छादित होंगी। इसकी शुरुआत मंडी समिति सुल्तानपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। बेमौसम बारिश की मार से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार जल्द ऐलान करेगी। यह मुआवजा किसानों को हुए कुल क्षति की आकलन रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा। किसान भाइयों, कृषि समाचार खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारी के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं फैजाबाद मंडी में 1510 रुपए, लखीमपुर मंडी में 1554 रुपए, पीलीभीत मंडी में 1425 रुपए और वाराणसी मंडी में 1625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल फैजाबाद मंडी में 2070 रुपए, लखीमपुर मंडी में 2120 रुपए, पीलीभीत मंडी में 2175 रुपए और वाराणसी मंडी में 1990 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना फैजाबाद मंडी में 3670 रुपए, लखीमपुर मंडी में 3620 रुपए, पीलीभीत मंडी में 3495 रुपए और वाराणसी मंडी में 3640 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का फैजाबाद मंडी में 1420 रुपए और लखीमपुर मंडी में 1335 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों फैजाबाद मंडी में 3400 रुपए, लखीमपुर मंडी में 3280 रुपए, पीलीभीत मंडी में 3420 रुपए और वाराणसी मंडी में 3640 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ फैजाबाद मंडी में 3110 रुपए, लखीमपुर मंडी में 2680 रुपए, पीलीभीत मंडी में 2405 रुपए और वाराणसी मंडी में 3015 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैगन फैजाबाद मंडी में 1040 रुपए, लखीमपुर मंडी में 1225 रुपए, पीलीभीत मंडी में 1230 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू फैजाबाद मंडी में 590 रुपए, लखीमपुर मंडी में 670 रुपए, पीलीभीत मंडी में 525 रुपए और वाराणसी मंडी में 620 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा।
प्याज फैजाबाद मंडी में 1,575 रुपये, लखीमपुर मंडी में 1,730 रुपये, पीलीभीत मंडी में 1,365 रुपये और वाराणसी मंडी में 1,825 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर फैजाबाद मंडी में 870 रुपये, लखीमपुर मंडी में 1,360 रुपये, पीलीभीत मंडी में 1,310 रुपये और वाराणसी मंडी में 1,340 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब फैजाबाद मंडी में 6,125 रुपये, लखीमपुर मंडी में 6,550 रुपये, पीलीभीत मंडी में 5,130 रुपये और वाराणसी मंडी में 6,470 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, आज स्वामी महावीर जी का जन्म दिवस है, जयंती है। इस अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। स्वामी महावीर जी ने पूरे जीवन हम सभी को सत्य के और शांति के मार्ग पर चलना सिखाया और इस उनके दर्शाए हुए मार्ग पर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहनों भाइयों, आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामायिक कार्य और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 2288 698। दूसरा नंबर है 0522
22005756। एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, 1800-180-5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो आइए रुख करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि में सामयिक कार्य के बारे में। डॉक्टर साहब, इस बार बेमौसम बरसात की मार हमारे किसान भाइयों को बहुत महंगी पड़ी है और ऐसे भी संभावना है कि 1-2 दिन में फिर बारिश हो सकती है। तो ऐसे समय में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए इस बार बिल्कुल बेमौसम हो रहा है और कुछ ज्यादा ही ये बेमौसम हो रहा है कि लगातार कुछ दिनों के अंतराल पे बारिश हो जा रही है, बूंदाबांदी हो जा रही है, कुछ क्षेत्रों में ओले भी पड़ गए और जिसके कारण जो खड़ी फसल है उसको नुकसान हुआ है। चाहे सरसों की बात करें, चाहे चने की बात करें, चाहे आलू की बात करें या गेहूं की बात करें। दर्शक बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्र जी फोन लाइन पर हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय हमारे यहाँ गेहूं की कटाई चल रही है। जो कंबाइन द्वारा गेहूं काटे उसके जो अवशेष रह जाते हैं खेतों में, तो कुछ लोग तो जला देते हैं, कुछ लोग पानी भर के जो है उसकी जुताई कर देते हैं, उसको मिला देते हैं। तो खेती के लिए कौन सा सबसे बढ़िया तरीका रहेगा? देखिए नंदस्वरूप जी, आप जागरूक कृषक हैं और हमेशा ही इनका फोन रहता है जी। जलाने के लिए मैं सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा किसान भाई बिल्कुल न जलाएं। कटाई के बाद आप बिल्कुल न जलाएं। और अब कंबाइन से, जैसे इन्होंने कहा कि कंबाइन से कटाई होने लगी है ज्यादातर क्षेत्र में। देखिए जलाने से एक तो पर्यावरण हमारा दूषित होता है, दूसरा खेत में जो आपने अवशेष जला दिए उन्हीं अवशेषों को हम फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एक दूसरा तरीका भी है कि कुछ किसान भाई जो है उसको पानी भर करके और उसी में जुताई कर देते हैं, मिला देते हैं, सड़ जाता है। उससे जो पोषक तत्व मिलेंगे वो आने वाली अगली फसल को मिलेंगे। तो जलाने के लिए तो बिल्कुल सरकारी स्तर पे भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान भाई बिल्कुल आग न लगाएं खेतों में, जलाएं नहीं। और उससे ये कि होता है कई बार जो लाभदायक मृदा में सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसीलिए सब तरह से जलाने से नुकसान ही है, बिल्कुल इसको जलाएं नहीं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है और शुरुआत ही वहीं से हुई। डॉक्टर साहब प्रतापगढ़ से अमर जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर अमर बोल रहे हैं। हाँ बताएं जी। अमर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर गेहूं की वजह से इस समय हमारे यहाँ जो मशीन। जी जी, पूछिए। हाँ जी, आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। गेहूं के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? नहीं, गेहूं के बारे में हम लोग बात भी कर रहे थे। कटाई जो कंबाइन से अभी क्या हो जा रहा है, जो कंबाइन से कटाई कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर कटाने की बात हो रही है, अभी जैसे आपने कहा अभी मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी आ रही है कि 4 और 5 को फिर संभावना है कि बूंदाबांदी हो और विशेष रूप से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा संभावना जताई जा रही है, 4 के लिए भी 5 के लिए भी। कुछ क्षेत्रों में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ओले भी पड़ जाएं। हम दुआ तो ये करेंगे कि ऐसा न हो बिल्कुल। लेकिन मौसम है, जो भी हो हमें उसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। और उसके लिए एक ये है कि अगर हम कटाई कर भी रहे हैं फसल की और ऐसा लग रहा है कि बूंदाबांदी हो रही, तो एक दिन रुक जाएं, 2 दिन रुक जाएं, क्योंकि काटने के बाद फसल रख जाती है तो उसमें नुकसान की संभावना थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। जी। दूसरा ये है कि इस समय पे जैसे बरसात होने के कारण नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर दाना कच्चा है तो उसमें टूटन भी ज्यादा होगी। जो लोग थ्रेसर से भी अगर कटाई कराते हैं तो उसमें भी टूटन ज्यादा होगी। तो अगर पानी बरस रहा है और अगर आपने फसल काट भी ली है तो उसको थोड़ा सुखा लें और उसके बाद जो है तो उसकी थ्रेसिंग कराएं जी। और कंबाइन से भी अगर करा रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें कि जो है फसल सूखी हो तभी कटाई कराएं, नहीं तो जो है उसमें थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। आपने फसल लेकर के तैयारी की, वैसे ही मौसम साथ नहीं दे रहा है और हमने थोड़ी सी लापरवाही बरत दी तो उसमें और जो है नुकसान होने की संभावना। जो हमारे किसान भाई कटाई कर चुके हैं जी, तो खलियान में है उनके लिए भी थोड़ी सी हम एहतियातन ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो भविष्यवाणी की जा रही है मौसम विभाग द्वारा, तो उसको देखते हुए कि अगर खलियान पे है तो कोशिश करें कि अगर बूंदाबांदी होती है उसको ढक दें, तो भीगे नहीं,
भीगने से जो है उसका नुकसान ज़्यादा होगा। चाहे अगर सरसों भी काट के रखी है तो उसकी फली चटक जाएगी, अगर चना काट के रखा है तो वो भी उसकी फली चटकने की वो रहेगी। तो उससे जो नुकसान होता है सरसों वगैरह का, तो अगर जरा सा पानी बरस गया तो वो पूरा फली टूट जाएगी और दाना उसका बिखर जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है सावधानी रखें। दूसरा ये है कि फसल काट ली है, अब भंडारण की भी बात है। तो भंडारण भी जब दाना जैसे कहते हैं ना कि उसमें नमी न रहे, अच्छा, तभी भंडारित करें। मतलब आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें नमी नहीं है, क्योंकि नमी रहने पे उसमें जो बीबल होता है, पाई लग जाती है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो सूखा ही दाना भंडारित करें। और बुखारियाँ भी मिल रही हैं अब, तो बुखारियों में भंडारित करें। और अगर मान लीजिए बोरों में ही करना है तो मेलाथियान से उसको उपचारित कर लें और धूप में बोरों को सुखा लें और तभी भंडारित कर लें। तो जिससे ये रहता है कि उसमें जो कीड़े अपना अंडे दे रखते हैं वो धूप में सूखने से मर जाएंगे, या मेलाथियान के घोल में सुखाने उसको डुबो करके फिर सुखाने से तो वो जो कीड़े उसमें वो होंगे वो उसके मतलब एक तो अनाज आपका जो है उसमें नमी ना हो, और दूसरा जिसमें आप भंडारित कर रहे हैं। नहीं तो ये है कि आपने अच्छी मेहनत करके लेके आए, मौसम ने भी साथ दिया नहीं दिया हमारा, और उसके बाद जब हम भंडारण भी कर दिए तो उसमें भी नुकसान हो जाए। डॉक्टर साहब लखनऊ से पूनम गुप्ता जी फोन लाइन पर है। हेलो जी पूनम जी, क्या जानना चाहते हैं? पूनम गुप्ता जी पूनम गुप्ता जी, क्या जानना? हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारा खेत जो है 2 दिन में कटने जा रहा है, तो क्या बूंदा बांदी नहीं होगी? देखिए इन्होंने पूनम जी ने बहुत सही बात है। देखिए मौसम विभाग बिल्कुल चेतावनी दे रहा है कि कुछ क्षेत्रों में 3, 4, 5 में 4 और 5 में संभावना ज्यादा है। तो अगर ये 1-2 दिन रोक के देख सकती हैं तो बढ़िया। हम तो यही सुझाव देंगे। कुछ सटीक भी बैठ रही हैं। और इस बार जो है क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में जो मौसम विभाग का कार्यालय है वहाँ डॉपलर लग गया है, और डॉपलर लग जाने से बहुत एक्यूरेट सूचनाएं मिल रही हैं और इसीलिए भविष्यवाणियां सही भी हो रही हैं। तो मतलब 1-2 दिन आप रुक जाएं, अगर रुक के देख लें तो जो है मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो एक तो ये कि जो खड़ी फसलों की बात है, दूसरा ये है कि अब जो खेत खाली हो रहे हैं वो किसान भाई अगर कुछ बोने नहीं जा रहे हैं तो उसकी मिट्टी की जांच जरूर करा लें। ये खाली खेतों में जो है तो ये है कि जो अगली आने वाली फसल होगी उसके लिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और अगली फसल के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी, तो पहले से ही आप तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। गोरखपुर से सुंदर सिंह जी फोन लाइन पर है। हेलो हाँ सुंदर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं गेहूं में इस बार जो कटाई होनी है, बारिश हो गई है तो उसमें नमी है गेहूं में दानों में, तो उसको कैसे बचाया जाए नमी को? देखिए नमी तो जो हो गई है, अभी भी लगातार इसी पे बात आप लोगों की जो शंकाएं हैं बिल्कुल वाजिब हैं। और हम तो ये कहेंगे कि देखिए अभी जो 2-3 दिन में आने वाले दिनों में भी भविष्यवाणी जैसी की जा रही है तो थोड़ा सा देख लें, और जब कटाई कराएं तो उसको सुखा लें, थोड़ा सा खोल दें, धूप निकल जाए तो पहले फैला दें, जब धूप लग जाए सूख जाए तभी कटाई कराएं। और जो कटाई कर चुके हैं वो भी सुखा सकते हैं? नहीं, कटाई कर लिए हैं वो तो भंडारण की बात आती है। तो भंडारण के लिए भी हम कह रहे हैं कि दाना सुखाने के बाद ही भंडारित करें, नहीं तो उसमें पाई लगने की समस्या ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए भंडारण के पहले भी सुखाई करें, और अगर खेत में है और अगर नई फसल कटी है तो 1-2 दिन रुक जाएं, 1-2 दिन देख करके और उसके बाद कटाई करें। मेरे डॉक्टर साहब जैसा कि आप बता रहे हैं मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। तो एक तो मिट्टी परीक्षण के लिए ये अनुकूल समय होगा, मिट्टी परीक्षण कराएं जिससे अगली फसल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी कमजोर होती जा रही है। किसान भाई बहुत अच्छी से जान रहे हैं कि उनकी पैदावार लगातार गिरती जा रही है, मृदा का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो मृदा के स्वास्थ्य की भी हमें, जैसे अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं उससे ज्यादा हमें मृदा के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से पैदा होगा, उसी को हम खाएंगे। तो उसके लिए एक ये है कि भाई गर्मियों में खेत खाली हो गया है, पहले भी किसान भाई करते थे, आजकल भी करते हैं, लेकिन कई प्रतिबंधों के कारण कहीं नहीं कर पाते हैं। तो हरी खाद का जरूर प्रयोग करें जिससे उर्वरा शक्ति बढ़े, और इसके लिए ढेंचा है, सनई है, किसान भाई जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी समय पे ये अप्रैल महीना है। डॉक्टर साहब फैजाबाद से एक दर्शक फोन लाइन पर है। हेलो हाँ सर, ये हमारे गन्ने में पत्तियों को कुछ कीड़े खा जा रहे हैं जी। किस फसल की बात कर रहे हैं आप?
जी सर, गन्ने की जी। देखिए अभी तो जो है इनका शुरुआत ही मेरे ख्याल से ये है। इनको सही बात तो ये है कि अभी अब पता नहीं, या तो जो इन्होंने बताना भूल गए नई फसल है या क्या है, इनको गुड़ाई कर देना चाहिए। और उसको जो है अभी कोई ऐसी नुकसान की, जब कीड़े काटने वाली बात होती है, जो इसमें टॉप बोरर और जो सूट बोरर लगता है, वो जाकर के गर्मियों के मई और जून के उधर जाकर के लगता है। तो ये अभी इतनी वो नहीं है, अपनी गुड़ाई करके और गुड़ाई करके अभी इनको जो है उसकी ये देखभाल करने की जरूरत है। पत्ती इतनी अभी जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम उड़द और मूंग की बात करें तो उसमें किस तरह उड़द मूंग की, देखिए उड़द तो अब बोने का समय नहीं रह गया। मूंग की जरूर कुछ प्रजातियां हैं जो 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं। जनप्रिया है, मालवीय है, सम्राट है, ये अच्छी प्रजातियां हैं और ये 60-65 दिन में 70 दिन में 65 दिन में करीब करीब तैयार हो जाती हैं। तो इन जी लखनऊ से सत्येंद्र सिंह जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 3-4 सालों से जो हम भंडारण करते हैं गेहूं का, उसमें घुन लग जाता है। ये लगातार अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं कि देखिए घुन के लिए एक तो आप अपना गेहूं सुखा के रखें जी, ठीक है। और जिस में भी भंडारित कर रहे हैं, बुखारी आती हैं, बुखारियों में करिए, मेरे ख्याल से इनकी ये समस्या नहीं होगी। या बोरों में भरते हैं तो हमने कहा कि या तो उनको धूप में सुखा लें, क्योंकि जो उसमें अंडे दे रखते हैं वो वही जो है फिर बाद में अंडे। तो डॉक्टर साहब, क्या घुन के लिए भी अनुकूल परिस्थिति नमी ही होती है? नहीं, नमी से जो है उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। और देखिए दवाइयां भी बहुत हैं जिनको, और अमूमन ये देसी अपना कि भाई जो लोग भंडारित करते हैं, देसी नुस्खे भी उपयोग करते हैं कि भाई प्याज डाल दिया या नीम की पत्ती डाल दी। तो ये उनको, क्योंकि वो गेहूं ये भंडारित करते हैं, इनको अपने ही खाने के लिए उपयोग भी करना है जी। तो ये देख लें, मेरे ख्याल से अगर ये नमी न रहे दाने में, सुखा के दाना भंडारित करें, जिसमें भंडारित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ललितपुर से एक हमारे दर्शक फोन लाइन पर है। हेलो जी। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? जी साहब, हमारी इस पर सोयाबीन नहीं हो रहा है। जी, क्या नहीं हो रहा? सोयाबीन की फसल है, देखो बोले क्या। हाँ हाँ, सोयाबीन की फसल है जो जी हो रही है। क्या हो रही है? आप सोयाबीन की फसल बोते हैं ना, उस पर कीटाणु लग जाते हैं यार। ये भैया देखो अभी गर्मियों में सोयाबीन की फसल नहीं होती है। सोयाबीन की फसल होती है जुलाई में, आप बोते हैं जाके अगस्त में बोते हैं। तो वो कह रहे हैं उसमें कीटाणु लग जाते हैं, तो उसके लिए कीड़े ये जहाँ पे बैठे हैं, जब आए उस समय की ये अभी बिल्कुल पहले से ही अपनी मन से बात पूछ रहे हैं। इनके बगल में एक शोध केंद्र है और वो ये वहां जाएं, और जब लगे तब उसके हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ से अभी वो फसल भी नहीं है, वो मौसम भी नहीं है, और अभी से हम कहें कि साहब ये दवाई डाल लीजिए, ये अच्छी बात नहीं होगी। इनके पास में ललितपुर से कर रहे थे, झांसी में आकर के बात कर सकते हैं, या ललितपुर के पास में टीकमगढ़ जगह है, टीकमगढ़ में अनुसंधान केंद्र है, और वो बड़ा सोयाबीन का बड़ा जाना माना अनुसंधान केंद्र है। वहां जाके संपर्क करेंगे, जब इनकी समस्या हो तभी जा करके करें। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे मूंग की बात कर रहे थे, तो उसमें एक तो संक्षेप में जानना चाहेंगे। मूंग के संक्षेप में एक तो ये है कि 18-20 किलो बीज की आवश्यकता होगी। हमने प्रजातियों की बात की, सम्राट किया, जनप्रिया किया, मालवी की बात की। ये प्रजातियां अच्छी प्रजातियां हैं जो कि 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं, और बीज शोधित करके ही बोएं। और जो दलहनी फसल है, इसीलिए इनका कल्चर अलग से आता है। फास्फेट सॉल्युलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पीएसबी कल्चर भी कहते हैं, जिसे उससे उपचारित करके ही बोएं, क्योंकि इनकी फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनको उपचारित करके उसकी फसल की बुआई करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी और हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से इस समय हमें सामयिक कार्य करने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।